मी एनवी सिंह, वेलकम टू एससी क्लासेस। आज इस नेशनल इनकम के बहुत सारे जो और भी डाउट्स हैं, पहले एक बार जो ना आपके फार्मूले का एक बार रिवाइज करा दें, उसके बाद उसके डाउट्स जो है ना क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो है नेशनल इनकम के जो फार्मूले हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो इसके जो ना 3 वो हैं, उसके हिसाब से मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है आपका इनकम मेथड, इनकम मेथड, राइट। इसको कहते हैं आय विधि। कई बार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, आपका क्या होता है, एक ही क्वेश्चन दे दिया होता है, उसके 2 पार्ट कर देते हैं। इसके जो है आय विधि से व्यय विधि से, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड दोनों से निकालो। ठीक है, दोनों से नेशनल इनकम निकालो, एनएनपी से या जीडीपी, जीएनपी। जो आपको लास्ट क्लासेस में मैंने आपको 6 कंपोनेंट बताए थे, और उसको जो ना 6 का 12 यानी एमपी कर दिया जाए। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, लेकिन सबसे पहला हमें बेसिक चीज़ें क्या है कि इनकम मेथड का अगर कंपोनेंट, पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कंपोनेंट पढ़ते हैं, पहले ये चेक किया जाता है। क्योंकि यहाँ तो हमें पता लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप संदीप गर्ग से, टीआर जैन से, आईडी मंगला, किसी से भी करोगे तो इसमें क्या होता है, अलग अलग दिया होता है कि ये पहले क्वेश्चन है इनकम मेथड के, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड के, फिर जो है ना वैल्यू एडेड का, ऐसे अलग अलग दिया होता है। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, इवन कि इसमें आंसर भी होता है तो आपको और अच्छे से हो जाता है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में या एग्जाम में ये चीज़ें नहीं मिलेगी, ना कोई हिंट मिलेगा। तो आपको जो ना हर चीज़ को अच्छे से समझना है, और एक बार समझ जाओगे तो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो हम पहले इनकम मेथड के वो करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इनकम मेथड को जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट पढ़ते हैं। कंपोनेंट पढ़ते ही जो है ना एनडीपीआई निकाल लेते हैं। एनडीपीआई, जिसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं या शुद्ध घरेलू आय। इसके फार्मूला क्या होता है, सी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लाई, या कहीं कहीं पे सीओई भी लिखा होगा, तो इससे कंफ्यूज ना होना आपको, सीओई भी मैं लिख देता हूँ, सी या सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम। ये बस 3 चीज़ों को अगर वो कर दिया जाए तो आपका जो है नेशनल इनकम जो है का पहला पार्ट है, यानी ये कह सकते हैं एनडीपीआई निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो ना निकालने के लिए जो ना हमें क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लाई। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लाई कई बार जो है ना डायरेक्ट ना दे करके, ठीक है, इसके 2 पार्ट में दिया होता है। ठीक है, पहले इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि सीओई जो होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लाई, वेजेज एंड सैलरीज। ठीक है, अब प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयड, कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे लिख दिया अंशदान। ठीक है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है। अगर डायरेक्ट कई बार सीओई नहीं दिया है तो हम वेजेज एंड सैलरी में कंट्रीब्यूशन को प्लस कर देते हैं, तो इसका हो जाता है आपका सीओई हो जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो जाता है। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका। हिंदी वाले ध्यान देंगे। ठीक है, वेजेज और सैलरी को क्या कहते हैं, ठीक, वेजेज सैलरी को वेजेज सैलरी या जो ना आय रोजगार का वो कहते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो कॉमन चीज है। और जब भी आप जो है ना हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे जो आप बैठे हो, जो सब देख रहे हो, ठीक है, आप समझ लो कि हिंदी में जब आप करोगे ना, वेतन और मजदूरी ये दिया होगा प्योर हिंदी, तो कई बार कंफ्यूज होते हैं। आपका जो ना नीचे या उसी के साथ जो ना इंग्लिश में लिखा होता है, तो आप इंग्लिश में करो, उसे अटेम्प्ट करो, न्यूमेरिकल इंग्लिश में जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, एरर के भी नहीं होते हैं और इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये वेतन और मजदूरी दिया होगा, आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और प्लस जो ना मालिकों का अंशदान, यहाँ पे मैंने अंशदान बस लिख दिया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, प्रॉफिट यानी लाभ, ठीक है, प्लस रेंट और प्लस इंटरेस्ट, यानी हिंदी में कहते हैं लाभ, ब्याज और किराया। ठीक है, ये तीनों को। लेकिन कई बार इंटरेस्ट तो डायरेक्ट दिया होता है, रेंट और रॉयल्टी भी होता है, कभी कभार ये रॉयल्टी आ जाता है, कभी कभार। ठीक है, बाई चांस किसी किसी क्वेश्चन में रॉयल्टी, ठीक है, वो भी रेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो अब जो है ना रॉयल्टी या तो कभी कभार दिया होता है तो डायरेक्ट दिया होता है, इंटरेस्ट डायरेक्ट दिया होता है, रेंट भी डायरेक्ट ही दिया होता है, प्रॉफिट कई बार डायरेक्ट ना दिया होता है। तो प्रॉफिट को जो है निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लाभ निकालना होता है तो इसमें हम कहते हैं एक तो डिविडेंड होता है, प्लस कारपोरेट टैक्स,
अब प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब वितरित हस्तांतरण क्या हो जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, बाकी जो है ये चीज क्लियर हो गया। वेजेस सैलरी ना दिया होगा तो क्या दिया होगा आपका, सॉरी यहाँ पे थे, सी डायरेक्ट ना दिया होगा या सीओई, तो क्या होगा, वेजेस एंड सैलरी यानी वेतन मजदूरी में कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान को जोड़ देते हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दिया होता तो ऐसे दिया होगा, प्रॉफिट यानी लाभ, किराया, ब्याज और रॉयल्टी दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे हम प्लस कर सकते हैं। हो सकता है कई बार प्रॉफिट डायरेक्ट ना देकर के ऐसे दिया होगा, अलग अलग 3-4 पार्ट में डिविडेंड दिया होगा, कारपोरेट टैक्स यानी निगम कर, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी अवितरित हस्तांतरण, इनको प्लस कर देते हैं तो प्रॉफिट हमारा बन जाता है। राइट, तो इससे जो ना, और एमआई तो डायरेक्ट दिया होता जो है, ठीक है, मिक्स इनकम जो ना आराम से दिया होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस इन्हीं को कई बार दिया नहीं होता, तो इससे हम जो है ना नेशनल इनकम का जो है ना पहला जो पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं इसको जो ना एनडीपीएट एफसी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इनकम मेथड जब भी होगा तो आपको इन्हीं चीज पे ध्यान देना होगा। सेकंड पे हम आते हैं। ठीक है, तो सेकंड पे जो है ना एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को, ये आय विधि था तो ये क्या हो गया, व्यय विधि। राइट, तो व्यय विधि में जो है ना हमें पहले कंपोनेंट पढ़ के देखा जाता है। दो चीजें होती है इसमें, क्या हो सकता है, एक तो जीडीपी एट एमपी भी हो सकता है, होगा दोनों एमपी पे ही, या एनडीपी एट एमपी हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है, किस कंडीशन में, अगर मान लो सपोज करो जीडीपी एट एमपी अगर है तो उसके कंपोनेंट होंगे पीएफसी, पीएफसीई, इनके फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय। फिर इसी तरह से गवर्नमेंट जीएफसी और प्लस जीडीसीएफ और प्लस नेट एक्सपोर्ट, जिसे हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। ये क्या होता है, पीएफसी होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इनको प्लस कर देते हैं तो आपका जीडीपी एट एमपी निकल जाता है। यही चीजें अगर जो है ना हमें एनडीपी एट एमपी हम निकालते हैं कब, ये तो सेम होगा। ठीक है, बस यहाँ पे जो है ना चेंज होकर के एनडीसीएफ हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये आपका जो है ना, अगर नेट दिया होगा तो एनडीपी निकालेंगे, जैसे आपको चेंज करने की मैंने बताया था ना, जी वाला होगा तो जी से, एन से होगा तो एन का। ठीक है, तो इस चीज का बस ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर मेथड में। इनकम मेथड में आपको ये चीज नहीं था, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में ये प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, क्या देखना, पहले कंपोनेंट को पढ़ना है, कंपोनेंट पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि पहले क्या दिया हुआ। ठीक है, अगर मेन कंपोनेंट क्या है, ये चीजें, ये दो चीजों पे आप ध्यान देना है। जीडीसीएफ, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, इन दोनों में अगर शुद्ध दिया होगा तो हम एनडीपी निकालेंगे, शुद्ध घरेलू। ठीक है, और जीडीपी दिया होगा तो सकल घरेलू निकालेंगे। ठीक है, राइट। अब इसमें बात करते हैं कि कई सारे कंपोनेंट डायरेक्ट नहीं दिए होते हैं। ठीक है, तो जब कई सारे कंपोनेंट डायरेक्ट नहीं दिए होते हैं, एक तो पीएफसी तो ये तो डायरेक्ट दिया होता है। ठीक है, जीएफसी ये भी डायरेक्ट दिया होता है। नेट एक्सपोर्ट, जो नेट एक्सपोर्ट होता है जिसे हम शुद्ध निर्यात कहते हैं, ये क्या होता है, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। शॉर्ट में आपने जो ना कई जगह इसका इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर दोगे तो इससे निकल जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन जैसा होगा वो आप चेक कर लोगे। ठीक है, दूसरा है जीडीसीएफ। कई बार क्या होता है कि जीडीसीएफ डायरेक्ट ना दे करके दिया होता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीएफसीएफ। तो इसमें क्या करते हैं हम, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देते हैं। डेल्टा मतलब हो गया चेंजिंग, और एस मतलब स्टॉक शॉर्ट में, क्योंकि फार्मूले को बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप वो दिक्कत हो गई। ठीक है, इसी तरह से
कई बार क्या होता है NDCF भी डायरेक्ट ना दिया होता है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया होगा, NDFCF दिया होगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें चेंज इन स्टॉक जो है, ठीक है, स्टॉक में चेंजिंग जो है ना। अब स्टॉक में चेंजिंग फिर आपके डिमांड में आएगा कि स्टॉक में चेंजिंग क्या होता है, तो स्टॉक में चेंजिंग होता है, ठीक है, या डेल्टा एस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, ठीक है, प्लस माइनस से कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से जो है ना हमारा चेंज इन स्टॉक पता लग जाता है, ठीक है, इससे कर देने से आपका ये मेथड जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब जो है ना फाइनली हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा स्वैप कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब साथ के साथ आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है। आपको इनकम मेथड बता दिया, एक्सपेंडिचर मेथड बता दिया, राइट। अब जो है ना बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उत्पादन विधि या उत्पाद विधि कहते हैं, ठीक है। तो वैल्यू, अब थर्ड मेथड क्या कहता है, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मेथड इसे कहते हैं उत्पाद विधि, राइट। अब वैल्यू एडेड मेथड में भी आपको जो ना दो चीजें देखना है, ठीक है, वो दो चीजें क्या हो सकती हैं, उन पे जो है, जैसे आपने सबसे सिंपल क्या देखा इनकम मेथड में, बस एक ही चीज से स्टार्ट करना था, NDPADF से। आपने एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देखा, हो सकता है GDP/MP निकाला जाए या NDP/MP निकाला जाए। अब इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, हो सकता है कि आपको GVA का हो, लेकिन जब भी ऐसा दिया होगा ना तो आप आंख बंद करके पहले क्या करोगे, GVA/MP निकालोगे, ठीक है। आई मीन कि मतलब ज्यादा कंफ्यूज आंख बंद करके नहीं होता है, मतलब एक कहावत है कि मतलब ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है, पहली फर्स्टली आपको क्या करना है, GVA/MP। इसमें क्या करना है आपको, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स या कंजप्शन, इसे इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहा जाता है या गुड्स कहा जाता है, ठीक है। बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक यानी स्टॉक में परिवर्तन माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, इसको कर देंगे तो आपका GVA/MP निकल जाता है। और GVA/MP निकलने के बाद आप जो चाहो, जैसे NVA में चेंज करना है, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। एक ऐसे ही आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पादन का मूल्य इसे कहा जाता है हिंदी में, उत्पाद या उत्पादन का मूल्य, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, GVA/MP अब प्लस IG या IC, GVA/MP निकालो और IG जो इंटरमीडिएट कंजप्शन को प्लस कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाता है। तो मैंने आपको जो है इस क्लास में तीनों मेथड को आपको बता दिया, तीनों मेथड को आपने नोट कर लिया, इसकी आप थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई होप कि करने के बाद जो है ना धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आई होप कि आपको समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच।